हाय एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर 8। दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ द फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी 12th क्लास रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो चलिए सबसे पहले ही हम एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन आपसे है कि ये बताओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो कौन सी दो ऐसी चीजें हैं जो क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करती है। क्रोमोसोम नंबर को खुद से सोचो तुम लोग। देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सा आंसर है इसका। गैमेट बनते किससे? म्यूसिस से। ठीक है, कोई डिप्लॉइड चीज थी, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म था, इसमें म्यूसिस हुआ तो हुआ क्या? सिंपल सी बात है, क्या बना? गैमेट्स बने, हैप्लॉइड बने। अब दोनों, अब देखो हैप्लॉइड गैमेट्स बने, अब मदर फादर के जो हैप्लॉइड गैमेट्स हैं वो मिले आपस में, तो क्या बना? फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट बना। ठीक है, तो आपने क्या कह दिया? केवल वो दो चीज ऐसी हैं जो क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन कर सकती हैं, वन इज म्यूसिस, सेकंड इज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सिंपल बात, ठीक है ना? ठीक है, ओके। तो डिप्लॉइड सेल में म्यूसिस हुआ, दैट्स फॉर्म गैमेट, मदर एंड मेल एंड फीमेल गैमेट्स दोनों मीट हुए, दोनों मिले, जाइगोट बना और फिर इंडिविजुअल क्या बन गया? डिप्लॉइड बन गया। है कमाल की बात, डिप्लॉइड से डिप्लॉइड। ठीक है, ओके। तो उनके लिए कारक कौन है, उसके लिए मेजर फैक्टर कौन है? वन इज म्यूसिस, सेकंड इज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपना लास्ट टॉपिक, और लास्ट टॉपिक क्या? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, मतलब वो चीज हम पढ़ रहे हैं कि अब फर्टिलाइजेशन हो चुका है, प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो चुका। अब पढ़ते हैं लास्ट में लास्ट टॉपिक, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, अब सुनो, इसमें हमें जानना क्या है? सबसे पहली बात जाननी है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है क्या। सिंपल सी बात है, ये ना पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन हो गया जिनकी जायगोट का फॉर्मेशन और एम्ब्रायो का फॉर्मेशन, इसको हम क्या कहते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट एंड द एम्ब्रायो इज कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ओके, अब सुनो, अब सबसे पहले हम बात करेंगे जायगोट से। ठीक है, आपको पता है दुनिया के प्रत्येक ऑर्गेनिज्म जो जायगोट बनाते हैं हमेशा वो कैसे होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। ध्यान रखिएगा, वो डिप्लॉइड होते हैं हमेशा। अब एक छोटी सी बात करते हैं, एनसीईआरटी की बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि जो जायगोट है ना वो वाइटल लिंक है। ठीक है, वो वाइटल लिंक है, वो ऐसा अद्भुत लिंक है, इस जुड़ाव है बहुत ही वाइटल, नेसेसरी, जो इंश्योर करता है स्पीसीज की कंटिन्यूटी को। अगर भैया जाइगोट ना बने, ठीक है, 2n ना बने, कुछ और बन जाए 1n, हाफ n, तो क्या कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज मेंटेन रह सकती है? एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अरे जाइगोट वो ऐसी सिंगल सेल्ड है जो पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को बना देती है। कमाल की बात है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? दिस इज द वाइटल लिंक विच इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज एंड द स्पीसीज फाउंड फ्रॉम ए सिंगल सेल, दिस इज कॉल्ड, एंड द सेल इज जाइगोट। सिंपल बात ना। अब चलते हैं आगे की बात। सुनो, पिछली बार हम जब फर्टिलाइजेशन पढ़े तो उसके दो टाइप पढ़े, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या हो रहा था एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में? जो गैमेट्स थे उन्हें एक्सटर्नल मीडियम में डाला जाता था, पानी में डाला जाता था। एल्गी एल्गी के केस में, टेडोफाइटा के केस में ऐसे ही हो रहा था ना। और जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता था उसमें मेल गैमेट को डायरेक्ट किस में डाला जा रहा था? फीमेल बॉडी में। ऐसे हो रहा था, सिंपल हो रहा था। मेरा क्वेश्चन है आपसे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ज्यादातर हमें कहाँ देखने को मिलता है? पानी। ठीक है, पानी, क्योंकि उनको मीडियम चाहिए कुछ। इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपको ज्यादातर कहाँ देखने को मिलता है? टेरेस्ट्रियल बॉडी पर, ठीक है, लैंड पर। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि लैंड पे ही वो संभावना ज्यादा है, ठीक है, कि उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो, उनमें एडेप्टेशन के चांसेस ज़्यादा बने, इम्प्रूव्ड वेरिएशन वाली स्पीसीज प्रोड्यूस हो, इवॉल्व हो। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। अब एक बात है, इंटर फर्टिलाइजेशन में जायगोट कहाँ बनेगा? सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है, एक्सटर्नल मीडियम में। इंटर फर्टिलाइजेशन में जायगोट कहाँ बनेगा? इनसाइड द बॉडी। ठीक है, अगली बात, जायगोट का जो डेवलपमेंट है वो इन्वायरमेंट पे और लाइफ साइकिल पे डिपेंड करता है। देखो हम ह्यूमन बीइंग के केस में देखो जायगोट का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, ठीक है, प्लांट के केस में देखो कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, सिंपल बात। छोटे छोटे एल्गी के केस में देखो, किंगडम मोनिरा के केस में देखो, ठीक है, कैसे कैसे स्पोर बनते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हैं। अब में गैमीट बनता है, दोनों में डिफरेंस है बहुत सारा। ओके, तो जायगोट डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करता है? एनवायरमेंट पे और उस जीव की लाइफ साइकिल की, क्यों है, कैसी है, हैप्लॉन्टिक है, डिप्लॉन्टिक है, ये वो। अगला क्वेश्चन है कि ये बताइए आप लोग, एल्गी और जो फंजी हैं, ये इनमें जब जाइगोट बनता है तो उसके लिए क्या क्या प्रावधान है?
तो सुनिएगा, जब इनमें जाइगोट बनता है, एल्गी और फंगी में जाइगोट के ऊपर एक थिक वॉल लग जाती है, ठीक है, एक बड़ी सी मोटी सी वॉल का फॉर्मेशन होता है, और वो इसलिए होता है ताकि डेसिकेशन से, ठीक है, ड्राइनेस के कारण फट ना जाए, हाई हीट के कारण फट ना जाए, ठीक है, या फिर ज़्यादा मॉइस्ट की कंडीशन में वो टूट फट ना जाए, ठीक है। तो प्रकृति ने एल्गी और फंजाई के केस में क्या किया, उस जाइगोट को ऊपर क्या बना दिया, एक लेयरिंग कवरिंग चढ़ा दी बहुत ही थिक, ताकि वो डेसिकेशन से बचा पाए, अर्थात ड्राइनेस से बच पाए, और ज़्यादा हीट से बच पाए, टेम्परेचर बच जाए, और ज़्यादा मॉइस्ट कंडीशन से बच पाए। ये खुद का अडेप्टेशन है उनका, जिससे कि आने वाला जीव उस जाइगोट से बन पाए। ऐसा होता, इसलिए होता है ऐसा एल्गी और फंजाई में। अगली बात करते हैं हम जिन जीवों में हैप्लॉइड लाइफ साइकिल है, जो हैप्लॉइड हैं, अब इनकी बात कर लेते हैं। ये बताइए, जो हैप्लॉइड लाइफ साइकिल वाले हैं, उनमें जाइगोट से कैसे बनेगा कोई ऑर्गेनिज्म? तो सिंपल सी बात है, जाइगोट क्या 2n, और मैंने पहले बता दिया हमेशा जाइगोट क्या कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। अब इस जाइगोट में क्या होगा, मियोसिस होगा, क्योंकि प्लांट वो बॉडी क्या है, वो हैप्लॉन्टिक, ठीक है। तो जब उसमें मियोसिस होगा तो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, सिंपल बात, ओके। उस मियोसिस से हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि कोई डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, ठीक है, एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, टेरिडोफाइटा में, आप ये बताइए मेरे को इनमें कैसे होगा? तो सिंपल सी बात आप जानते हो, तो जाइगोट में होगा माइटोसिस, माइटोसिस का इक्वेशनल डिवीजन, जिससे होगा क्या, इसका एम्ब्रायो बनेगा, ठीक है, भ्रूण बनेगा। हम में भी ऐसा ही होता है, जो एडवांस प्लांट्स होते हैं उनमें भी ऐसा ही होता है, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट में एम्ब्रायो की, ठीक है। आपको सिंपल सी बात पता है कि जाइगोट, जब जाइगोट में माइटोसिस होगा तो एम्ब्रायो बनेगा, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रायोजेनेसिस, जेनेसिस ऑफ एम्ब्रायो, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो, जो कहाँ से बनेगा, जाइगोट से बनेगा, सिंगल सेल से बनेगा, ठीक है। अब ये जो जाइगोट था, एम्ब्रायो जब बन रहा था, तो जाइगोट में डिवीजन हुआ होगा, क्योंकि जाइगोट को बड़ा होना पड़ेगा, अपनी नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एम्ब्रायो जाइगोट से छोटा तो होता नहीं है, बड़ा होता है, तो सेल डिवीजन करना पड़ेगा उसको अपने अंदर। दूसरा भाई, टिश्यू भी बनने हैं एम्ब्रायो से, अब टिश्यू भी बनना, ऑर्गन की बनना है, तो सेल का डिफ्रेंशिएशन भी होगा, ठीक है। उसको नाखून भी बनाने हैं, ब्लड भी का फॉर्मेशन करना है, उसे वाइटल ऑर्गन बनाने हैं, स्किन बनानी है, हेयर्स बनाना है, न्यूरॉन्स बनाने हैं। तो आपको पता है बहुत सारी चीजें, सेल डिफ्रेंशिएशन होंगी, है ना, बहुत सारी चीजों को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, आपके माता पिता की जैसी सेल है, जैसे उनको हेयर्स है, आईज का कलर है, उनका स्ट्रक्चर है, ये सारी की सारी चीजें कैसे रेगुलेट होती हैं एम्ब्रायो में? तो मैं आपको बता देता हूं, इसको रेगुलेट करने के लिए कौन होता है, जीन होता है। जीन रेगुलेशन मैकेनिज्म होती हैं, जो क्या करती हैं, जो क्या करती हैं कि देखो, जिस सेल को हार्ट बनाना ना, हार्ट ही बनाएगी, जिसको हेयर्स बनाना, हेयर्स बनाएगा, और वो अपनी जो माता पिता है ना, उनसे जो ऑर्डर लिया है उसने गैमीट में, वही ऑर्डर वहां पे वो फॉलो करेगा, ठीक है। बहुत बड़ा वो मालिक है, जीन मालिक है, जो ये ऑर्डर देगा कि हाँ भाई, इस सेल से यही बन सकती है, यहां से यही बन सकता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि गैमेट वाली सेल से आंख वाली सेल बने, ऐसा नहीं हो सकता ना। अलग अलग सेल, सोमेटिक सेल अलग बनेगी, जर्मिनल सेल अलग बनेगी, आंख को बनाने वाली जो सेल है, आइज बनाने वाली सेल, वो आइज को ही बनाएगी, ऐसा ना हेयर्स को बनाने लग जाए, ठीक है। और उसमें कोड है आपके माता पिता का, आपके पूर्वजों का, और ऐसे ही वो आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है। बहुत बड़ा जीन को रेगुलेट करने की यहाँ बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। तो ये है एम्ब्रायो, ठीक है। अब थोड़ा सा दूसरी बात करते हैं कि हमने अभी एक बात पढ़ी थी कि जायगोट का डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और लाइफ साइकिल पे डिपेंड है। तो सुनना, तो जायगोट मेरे को बताओ, तुम खुद से सोचो, कुछ अंडे देते हैं प्रकृति में, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अंडे देते हैं, कुछ क्या है, जन्म देते हैं। तो सिंपल सी बात है, अब हमने जायगोट के डेवलपमेंट के आधार पे दो भागों में बांट दिया। वन इज ओविपेरस, ओ फॉर एग, ऐसे जीव द ऑर्गेनिज्म विच ले द एग्स, ठीक है, जो एग्स देते हैं, अंडे देते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है। और दूसरा हमने बात किया विविपेरस, ठीक है, जिनमें जायगोट अंदर बनता है वो विविपेरस होते हैं, जिनमें जायगोट बाहर बनता है वो क्या है, वो ओविपेरस हैं। जायगोट की डेवलपमेंट के आधार पर हमने बात कह दिया, ठीक है, ओके। तो अगर जायगोट का डेवलपमेंट पूरा का पूरा इनसाइड द बॉडी है, दिस इज कॉल्ड विविपेरस। जायगोट का पूरा डेवलपमेंट आउटसाइड द बॉडी है, दिस इज कॉल्ड ओविपेरस। इसलिए तो ओविपेरस ऑर्गेनिज्म अंडे दे रही है, ठीक है, अपने अंदर थोड़ी रख रहे हैं उसको,
ठीक, उस अंडा दे दिया बाहर की तरफ, और प्रकृति ने देखो क्या बेहतरीन चीज बनाया, ये अंडा है। अब देखो अंडा के ऊपर एक कैलकेरी सेल बना दी जिसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा रिच अमाउंट में, जिसकी वो टूट ना पाए। ठीक है, अब देखो पक्षी करते क्या है, अंडे देते हैं ना, क्या रेप्टाइल्स भी अंडे देते हैं, सांप वगैरह। तो अब देखते क्या वो कैसे घोंसला बनाते हैं पक्षी, जिससे कि टूट फूट ना जाए, है ना। अंडा देते हैं, कैलकेरीस सीड से कवर करके रखते हैं जाके टूट ना पाए। तो इसी बात इनका सर्वाइवल रेट कम है, क्योंकि यार वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के ज़्यादा एक्सपोजर में, इसीलिए। वीवपेरस के केस में क्या देखा, यंग वंस को ये जन्म देते हैं, ठीक है, इनसाइड द बॉडी रहता है। ओके, ये अपने बच्चों को मिल्क फीडिंग कराते हैं। ओके, इनका सर्वाइवल रेट ज़्यादा होता है वीवपेरस का, क्योंकि उन्हें वो अंदर है ना माता के। ठीक है, तो ये है वीवीपेरस। अधिकतर मैमल्स, हम भी और बहुत सारे जो मैमल्स हैं, मंकीज हो गया, एप्स हो गया, चिंपांजी, उन सब में वीवीपेरस क्वालिटी है, डोमेस्टिक एनिमल्स तो ये है जायगोट का डेवलपमेंट, कि बाहर हो रहा है या भीतर हो रहा है। ओके, अब हम एक अंतिम बात पढ़ते हैं। हमने जीवों के बारे में देख लिया, हम बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट की। ओके, तो चलो फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं हम। अब जो फूल वाले पौधे हैं उनमें देखते हैं कि जायगोट कहाँ बनता है। ओके, वैसे तो दूसरे चैप्टर में हम जानेंगे कि स्टिग्मा स्टाइल ओवरी रहता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, उसमें एग होता है, फीमेल गैमेट्स। ओके, पॉलन ग्रेन्स आएगा, उस ओव्यूल में जो एग है, जो गाइनोसियम है, उसके साथ फ्यूजन करेगा तो जाइगोट बनेगा। और जो जाइगोट जब बन जाएगा तो जाइगोट अल्टीमेटली एम्ब्रायो बनेगा। सिंपल सा ये प्रकृति का नियम है, जाइगोट से एम्ब्रायो बनेगा, एम्ब्रायो बना। ओके, वो जाइगोट रहा कहाँ, वो सीड में रहा बहुत सारे समय तक। अब सुनो, अब वो ओव्यूल में रहा, सॉरी जाइगोट ओव्यूल में रहा, ठीक है, उस जाइगोट से एम्ब्रायो बना। मान के चलिए ये है ओव्यूल, ठीक है, और ये है एग, ऊपर से पोलन ग्रेन आया, इसको फ्यूज किया, ये क्या बना, जाइगोट बना। जाइगोट किसके अंदर, अभी ओव्यूल के अंदर है, तो ये जाइगोट आगे चल के क्या बनाएगा, ये जाइगोट आगे चल के एम्ब्रायो बनाएगा, एम्ब्रायो बनाया, एम्ब्रायो बन गया, ठीक है, भ्रूण बन गया। ओके, एक पहली बात। अब दूसरी बात करते हैं। अब स्टिग्मा स्टाइल ओवरी रहता है फीमेल, ये रहा स्टिग्मा स्टाइल, और नीचे ऐसा गोल गोल ऐसा दिखता है आपको बल्ब लाइक, ये क्या ओवरी, ठीक है। ओवरी में यहाँ क्या है, ओव्यूल है, मिल गया, जाइगोट बन गया यहाँ पे, ठीक है, ये ओवरी है, पूरा का पूरा ओवरी, यहाँ जाइगोट है, एम्ब्रायो बन गया ओव्यूल के अंदर। अब सुनो, जब जाइगोट के अंदर, जाइगोट ने एम्ब्रायो बना लिया ओव्यूल के अंदर, तो ओव्यूल का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है बीज में, सीड में, ठीक है, और जो ओवरी होता है इसका ट्रांसफॉर्मेशन किस में होता था, फ्रूट में। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, सीड पहले बनता है किसी भी फ्रूट, अब सुनना, किसी भी प्लांट में सीड पहले बनता है या फ्रूट पहले बनता है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। आपने ऐसा देखा होगा कि कोई पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, उस पर आपने अमरूद देखा हो, तो कच्चा अमरूद है तो तोड़ के बताइएगा उसमें सीड पहले बना था या वो फ्रूट पहले बन गया था, या दोनों साथ साथ बन रहे थे, या पहले फ्रूट बनना शुरू होता है सीड बाद में बनना था। ये ऑब्जर्व करके आप बताइए प्रकृति ने कैसे बनाया अपने आप को, ठीक है, बताना जरूर आप इस बात को। तो हमने क्या किया बेसिकली, जाइगोट से एम्ब्रायो बन गया, परंतु वो जाइगोट बना किस था, ओव्यूल में बना था। अभी पूरा का पूरा ओव्यूल किस में बदल जाएगा, सीड में बदल जाएगा, बीज में बदल जाएगा ये, और जो ओवरी थी वो फ्रूट में बदल जाएगी, ठीक है, फ्रूट में बदल जाएगी जो ओवरी थी। अब सुनो, अब जो जिस प्रकार हमारे सारे वाइटल ऑर्गन्स हमारी स्किन के नीचे हैं, कवरिंग के नीचे हैं, इसी प्रकार जो फ्रूट होता है, आपको पता है अधिकतर फ्रूट कैसे हैं, बहुत स्वीट होते हैं, न्यूट्रिशियस होते हैं, ठीक है, उनके बीज गुठली कैसी होती है, कड़वी होती है, ताकि हम उसे फेंक दें। बहुत सारे बर्ड्स क्या करते हैं, गुठलियों को थोड़ी देर रखते हैं और दूर दूर जगह पे डिस्पर्सल कर देते हैं। बड़ा कमाल का नेचर है हमारा, है कि ना। तो सुनना, अब ये जो फ्रूट बना है उसके अंदर जो सीड बना है, ओव्यूल है, ओव्यूल से सीड बन गया, जो ओवरी थी उससे फ्रूट बन गया। अब ये जो फ्रूट है, अब इसकी भी कवरिंग चाहिए, ठीक है, और अब फ्रूट की कवरिंग को क्या कहते हैं हम, पेरिकार्प कहते हैं। अब यार हम में कवरिंग ना रहे, किसी दूसरी ऑर्गेनिज्म कवरिंग ना रहे, तो उसके अंदर की चीज बाहर निकल सकती है ना, तो पेरिकार्प होता है ऐसे फ्रूट्स के अंदर, ठीक है, पूरा का पूरा कवर होता है। अब सुनना लास्ट बात, फिर ये खत्म है सब कुछ। देखो, जो सीड होता है वो डिस्पर्स कैसे होता है, जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो जर्मिनेट कर जाता है नए प्लांट्स में। सिंपल सी बात है, आप गेहूं उगाते हैं, काफ़ी लंबे समय तक हम उसको सीड को रखते हैं,
ठीक है। लेकिन आपने देखा है उसमें एम्ब्रायो होता है, उसे जो भोजन दे पाए लंबे समय तक, आप बोएंगे न्यूट्रिशन मिलेगा सॉइल से, पानी मिलेगा और ग्रो करना शुरू हो जाएगा। ओके। अंतिम अंतिम चीज खत्म हो चुकी है यहाँ पे। तो ये था पहला चैप्टर, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। अगले छोटे से उसमें हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के बारे में। आप इस चैप्टर को रीड कर लें, बहुत सारों आप सभी ने बहुत बार ये पढ़ भी लिया होगा। आप एनसीईआरटी के वर्ड टू वर्ड पढ़ें, आपके लिए होमवर्क है एनसीईआरटी के क्वेश्चन पहले आप करें। ओके, फिर वन बाय वन मैं उन सभी को एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए वंडरफुल डे।